लगभग 18 मार्क्स और होते तो शायद मैं इसी बार आईएएस बन जाता। एक्चुअली मुझे आईपीएस मिल रहा था, बट ड्यू टू हाइट कम थी कुछ 2 इंच के आसपास। जैसे मैं जनरली करता था जो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते थे जिनमें स्टेटमेंट नहीं होते थे जनरली, तो उन क्वेश्चंस को मैं पहले करता था। कुछ टॉपिक्स जैसे डायरेक्ट लिंक हो रहे हैं, जैसे अभी मैं एग्ज़ाम अगर बात करूँ तो इलेक्शन कमीशन का कुछ इशू चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम का यूट्यूब चैनल्स है तो आप उनको रिफ़र कर सकते हैं, जैसे राज्यसभा टीवी और संसद टीवी जो है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। आज मेरे साथ हैं भरत सर, जिनका 2021 में यूपीएससी क्लियर हुआ और इनको आईआरएस का पोस्ट मिला। आज जानेंगे भरत सर के बारे में, उनकी स्ट्रेटजी और आईआरएस की सर्विस में क्या करना होता है और ये आईएएस से कैसे डिफरेंट होता है। सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा लें। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो आप तक लाते रहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। सर, अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ जानकारी दीजिए कि आपकी स्कूलिंग और आप कहाँ से हैं और आपकी पोस्टिंग कैसी हुई, कब हुई? मेरा नाम भरत जयप्रकाश मीना है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो गांव से ही पूरी की थी। उसके बाद फिर IIT ISM धनबाद से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उसके बाद से मैं लगभग 2019 से यूपीएससी कॉलेज के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा सेकंड अटैम्प्ट में IRS इनकम टैक्स मिला है। कब हुआ? सिविल सर्विस CSE 2021 में। सर, हम जानेंगे आज आईआरएस के बारे में कि आईआरएस क्या होता है और ये काम कैसे करता है। IRS में इंडिया में अगर हम बात करें तो 2 ब्रांचेज कह सकते हैं, एक तो कस्टम्स वाली और एक इनकम टैक्स। तो मुझे जो मिला है वो इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में जो डायरेक्ट टैक्सेज होते हैं, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर इनकम टैक्स, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ये ब्रांच काम करती है। यहाँ से फिर जैसे कमिश्नर बनते हैं, अगर इनिशियली हम बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर से स्टार्ट होता है IRS इनकम टैक्स। उसके बाद फिर CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के जो चेयरमैन होता है वो सबसे ऐड होता है। उसके बाद टाइम पे प्रमोशन, जैसे जॉइंट कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर। तो ये आईआरएस में मेन काम होता है कि आपको टैक्स कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, यदि कोई टैक्स चोरी वगैरह कर रहा है तो फिर उसका भी असेसमेंट हम ही करते हैं। तो इसका पता करना और जनरली जो टैक्स से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट टैक्सेस है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही करता है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट ये भी होता है सर कि जैसे आईएएस की ट्रेनिंग तो हम जानते हैं लवासना होती है और आईपीएस की भी हैदराबाद भी होती है, तो आईआरएस की कहाँ होती है और कितने टाइम तक होती है आईआरएस की ट्रेनिंग? IRS इनकम टैक्स की जो ट्रेनिंग है वो नागपुर में होती है। नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज नागपुर में है, वहाँ पर होती है। 15 से 16 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसमें बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग होती है। तो सर, जब आपकी पोस्टिंग मिला था फिर आप ट्रेनिंग पे गए थे या फिर आपने लीव लिया है? कैसे, आप क्या कर रहे हो अभी फ़िलहाल? नहीं, मैंने दोबारा अटैम्प्ट देने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी EOL जिसे कहते हैं उस पर हूँ मैं अभी। अच्छा, तो मतलब आपने लीव लिया हुआ है एक साल? यस, 1 साल का लीव ले रखा है। ओके, तो अभी फ़िलहाल आप अटेम्प्ट देने वाले हैं यूपीएससी? हाँ, मैंने इस बार भी अटैम्प्ट दिया है और अभी मेरा इंटरव्यू हुआ है 17 तारीख को। तो अभी थर्ड अटैम्प्ट में सेकंड इंटरव्यू दिया है। तो सर, कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू का देखो अच्छा रहा है, लास्ट ईयर से मुझे बेटर उम्मीद है, बाकी तो रिजल्ट ही बता पाएगा। सर, अब एक और सबसे इफ़ेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत एक्चुअली एस्पिरेंट के माइंड में भी ये डाउट होता है कि आईएएस से आईआरएस कैसे डिफरेंस है, इनके वर्क में क्या डिफरेंस है, अगर मेजर आप बताना चाहें। अगर IAS की हम बात करें तो IAS एक ऐसा डिपार्टमेंट है या फिर ऐसी जॉब है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जॉब प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स की तो वहाँ पर जो है स्पेसिफिक सर्विसेज से आते हैं, नहीं तो IRS किसी भी फील्ड में जाके वहाँ का जो सेक्रेटरी है जनरली IAS ही बनता है। जबकि IRS की अगर हम बात करें तो मेनली वो CBDT के चेयरमैन जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वहाँ तक पहुँचता है। सर, अपने बारे में थोड़ा बताएं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जब उनको पता चला कि आपका आईआरएस में हो गया है और अभी फ़िलहाल आप उसको लीव लेके फिर से तैयारी करने जा रहे हो, तो क्या आपको रोका नहीं गया? नहीं, मेरी फैमिली में एक मिडिल क्लास फैमिली है और ज़्यादातर टीचर्स हैं मेरी फैमिली में, गवर्नमेंट टीचर्स, तो बहुत सपोर्टिव थे। जब मैंने उनको बता दिया था कि IAS का ही प्लानिंग थी मेरी शुरू से ही, तो मैंने डिसाइड कर लिया था सबसे बात करके कि IRS के बाद फिर से एक दो और अटैम्प्ट देने हैं मुझे IAS के लिए। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं यार,
जैसे सर इस बार क्या लग रहा है, और अगर इस बार हो जाए तो ठीक है, अगर ना होता तो फिर आपको ज्वाइन करेंगे या फिर आगे कंटिन्यू करना है? इस बार मेरा लगभग 18 मार्क्स और होते तो शायद मैं इसी बार आईएएस बन जाता। तो मुझे इस बार पूरी उम्मीद है, मेंस में भी मार्क्स बढ़े हैं, कुछ बढ़े होंगे, और इंटरव्यू में अगर कुछ मार्क्स बढ़ते हैं तो आराम से मुझे तो एटलीस्ट पूरी उम्मीद है इस बार कि दोबारा एनएडीटी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। सर आपकी जब पोस्टिंग मतलब आपको जब अलॉट हुआ था आईआरएस, क्या डायरेक्ट आईआरएस मिला था या कोई और पोस्टिंग हुई थी? नहीं, डायरेक्ट आईआरएस इनकम टैक्स ही मिला था मुझे। एक्चुअली मुझे आईपीएस मिल रहा था, बट ड्यू टू हाइट कम थी कुछ 2 इंच के आसपास, तो उस वजह से फिर आईआरएस मेरी उसके बाद। मतलब आपको आईपीएस मिल रहा था लेकिन हाइट की वजह से आईआरएस मिला। ओके। 2023 वालों के लिए जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए आप क्या, एक जैसे आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अभी उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 3 मंथ ही रहेगा इफेक्टिव अगर बात करें तो उनके लिए क्या रामबाण हो सकता है? देखिए, अभी फरवरी लगभग चला गया है, तो आपके पास मार्च आपके 3 महीने के आसपास बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करोगे तो जो टफ क्वेश्चंस आते हैं या फिर कहते हैं ना डायरेक्ट सिलेबस से नहीं होते, वो क्वेश्चंस आप हैंडल करने की स्थिति में होंगे। सर मॉक टेस्ट देने का आप कौन सा तरीका अपनाते थे, कैसे मॉक टेस्ट दिया जाता है और कैसे उसे एनालिसिस हम कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली? मॉक टेस्ट अगर हम बात करें तो मार्केट में आजकल तो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो 2 घंटे की बजाय आप 1.5 घंटे में कोशिश करो उसको अटैम्प्ट करने की। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है उनको अटैम्प्ट कर लेते हैं या फिर सेकंड राउंड में अटैम्प्ट करते हैं। तो उन क्वेश्चंस की आप लिस्ट बना के रखो, और आप किस टाइप के क्वेश्चन पहले करने हैं। जैसे मैं जनरली करता था, जो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते थे जिनमें स्टेटमेंट नहीं होते थे जनरली, तो उन क्वेश्चंस को मैं पहले करता था। तो लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे पेपर में होते हैं, और वो 15 से 20 मिनट में मैं कर लेता था लगभग, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता। आपने पढ़ लिया और आ रहा है तो ठीक है। अब जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, जैसे कभी किसी में 3 स्टेटमेंट होते हैं, 4 स्टेटमेंट होते हैं, तो उनमें टाइम लगता है। तो वहाँ एलिमिनेशन ट्रिक आपकी काम आती है, तो वहाँ थोड़ा टाइम लगता है। तो उनको या तो आप सेकंड राउंड में करो या फिर थर्ड राउंड में। सेकंड राउंड में जनरली जो 2 अटैम्प्ट, स्पेशली 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उनको मैं करता था। फिर थर्ड राउंड में उनको लेता था जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा लाइन या फिर ऑप्शंस होते थे, जैसे 1 2 3 1 2 4 इस टाइप के जो ऑप्शंस मिलते थे। उन क्वेश्चंस में एलिमिनेशन ट्रिक बहुत काम आती है, और उनको लास्ट राउंड में करना चाहिए। पीटी थोड़ा वास्ट है, वो थोड़ा ओपन ये बहुत पूछता है, तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहें कि इसमें कौन से सब्जेक्ट का कन्वर्जन रेट काफ़ी अच्छा है? जैसे पॉलिटी हम देखते हैं कि कम पढ़ने पे आ जाता है, और वहीं पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी वैसा ही कुछ सब्जेक्ट है, लेकिन हिस्ट्री का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाइड है, तो वहाँ पे कन्वर्जन रेट हमारा आई थिंक कम हो जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली हर साल ना मैंने ये नोटिस किया है कि ट्रेंड बहुत अलग रहता है। जैसे मैंने लास्ट ईयर जो अटैम्प्ट दिया था उसमें मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा हुआ था, बट इस बार हिस्ट्री का जिस टाइप का पेपर आया था बहुत अच्छा नहीं हुआ। और लास्ट ईयर साइंस एंड टेक बहुत ख़राब हुआ था, इस बार साइंस एंड टेक बहुत अच्छा हुआ है। तो हर साल वो कुछ ना कुछ चेंज होता है, 1 या 2 जो सब्जेक्ट है, और आपको किसी 1 या 2 सब्जेक्ट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और ये ज़रूरी, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया या फिर हिस्ट्री हो गया, इन सब्जेक्ट से 15 से 20 क्वेश्चंस या इनमें अगर आप इनको बहुत अच्छे से करोगे तो आसानी से 3-4 सब्जेक्ट आपको एटलीस्ट एज दिला देते हैं इसमें। सर बात आती है करेंट अफेयर की, तो करेंट अफेयर में बहुत सारे बच्चे उलझे रहते हैं, वो नोट्स प्रॉपर बनाते हैं कई साल के। आप करेंट अफेयर आपने कैसे कवर किया था और कैसे करना है, कितने महीनों का कर सकते हैं हम करेंट अफेयर को? और कुछ मैगजीन्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें ऑफलाइन या ऑनलाइन। करंट्स का ये है कि करंट्स आजकल क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रखा है करंट्स का ना, तो करंट का वही पोर्शन हमें पढ़ना चाहिए, फिर वही चीज़ पढ़नी चाहिए जो सिलेबस से हमारे डायरेक्ट लिंक है। अब हमारे पास प्री का तो बहुत ज़्यादा सिलेबस, बहुत डिटेल सिलेबस तो है नहीं, बट मेंस का बहुत ज़्यादा डिटेल सिलेबस है। तो उससे लिंक करके आप कुछ टॉपिक जैसे डायरेक्ट लिंक हो रहे हैं, जैसे अभी मैं एग्ज़ाम अगर बात करूँ तो इलेक्शन कमीशन का कुछ इशू चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम का इशू चल रहा है, तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट सिलेबस से लिंक हो रही है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने की हमेशा संभावना रहती है। बाकी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें भी है, तो बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करें करंट पे। और कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे हिस्ट्री में तो करंट होता नहीं है, बाकी पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में स्टैटिक से भी काम चल जाता है, तो करंट के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना। अगर PT 365 या फिर विजन की मैगजीन वगैरह बहुत अच्छे सोर्सेज है, तो आप 2 से 3 बार अगर उनका रिवीजन कर लेते हैं तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहती। ऑनलाइन भी सर कुछ साइट्स वगैरह आप फॉलो करते थे? ऑनलाइन अगर आप फ्री रहो तो काफ़ी साइट्स है, बहुत से यूट्यूब चैनल्स है, तो आप उनको रिफ़र कर सकते हैं। जैसे राज्यसभा टीवी और संसद टीवी जो है उसको आप देख सकते हैं एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए।
बाकी एक यूट्यूब चैनल भी है, जैसे ओनली IAS हो गया या फिर स्लीपी क्लासेस जैसे, तो आप उनको देख सकते हैं टाइम। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। हम ऐसे यूजफुल और इफ़ेक्टिव कंटेंट लाते हैं आपके लिए, और साथ ही आपके कुछ ऐसे अगर डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना सकें। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक सर इस बार। थैंक यू सर, थैंक यू।